एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस बैंकिंग विद विवास वन यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग क्लासेस जो कि पजल के ऊपर रहेंगे, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग एग्जाम में अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ऑल्सो सिटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम पजल करने वाले हैं जिसमें हम फ्लोर बेस, बॉक्स बेस, डे बेस एंड मंथ बेस को कवर करेंगे। इनके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट पैटर्न बनते हैं, फिगर बेसिस में, सर्कल बेसिस में, अलग अलग टाइप के भी शेप्स में यहाँ पर बनते हैं पजल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्लासेस शुरू करने से पहले एक बार आपको मैं बता दूं कि हमारी बैंकिंग कोर्स लॉन्च हो चुकी है। मेरा कोर्स है 2026 के लिए बैंकिंग कोर्स हमारी लॉन्च हो चुकी है, जहां पर हम आरबीआई रिलेटेड जितने भी होते हैं, ग्रेड बी हो गया या ऑफिस असिस्टेंट आरबीआई के जो होते हैं वो सारे कवर करेंगे। एसबीआई के पीओ क्लर्क जो होते हैं वो सारे हम कवर कराने वाले हैं। आईबीपीएस के भी पीओ क्लर्क या एंड ऑल्सो आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनके भी पीओ एंड क्लर्क वाले यहाँ पर कोर्स को हम कवर कराएंगे। इनके साथ साथ हमारे इंश्योरेंस के भी सेक्टर्स को यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे कि LIC डबल EO हो गया या फिर जो भी LIC के HFFL वाले जो होते हैं वो सारे असिस्टेंट वाले होते हैं, वो सारे कोर्सेज को भी यहाँ प्रोवाइड करे जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगी, मॉक टेस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको कांटेक्ट करना है इस पर्टिकुलर नंबर में या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, ये रहा हमारी वेबसाइट पे, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। सो मूव करते हैं हमारे क्लासेस। और क्लासेस शुरू करने से पहले क्योंकि हम करते हैं पजल, तो ऑफकोर्स पजल के लिए थोड़ा सा तो मोटिवेशन बनता है। ठीक है, तो मोटिवेशन बस यही है कि स्टडी करना है, ईट करना है, स्लीप करना है एंड रिपीट करना है। मतलब आप सुबह उठोगे, फ्रेश होगे, स्टडी करने बैठ जाओगे, खाओगे, फिर स्टडी करना है, स्लीप करना है, और यही काम आपको रिपीट करना है। और ये रिपीट कब तक करना है, उस डे तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। ठीक है, जब तक आपकी ऑफर लेटर या फिर ज्वाइनिंग डे ना आ जाए तब तक आपको यही काम रिपीट मोड पर करते रहना है। स्टडी करोगे, खाओगे, सोओगे एंड वही काम दोबारा रिपीट होगा अगले दिन। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लासेस में। और क्लासेस से शुरू करने से पहले हम पजल के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि पजल जो है टॉपिक, ये टॉपिक हमारी बैंकिंग के लिए, जो मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में ही कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक का वेटेज कितना है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, ये टॉपिक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ये दोनों ही हमारी टॉपिक बनती है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये दोनों ही हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इन दोनों टॉपिक से हमारी जो आती है वेटेज, अगर मैं बोलूँगी जो वेटेज आती है वो आती है हमारी कितनी, अगर मैं प्री की बात करूँ तो प्री में आपको 35 क्वेश्चन या फिर किसी में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। ठीक है, या फिर अभी क्योंकि सिलेबस थोड़ी चेंज हुई है तो IBPS PO में 30 क्वेश्चन भी मिलती है। ठीक है, 35 क्वेश्चन आपको SBI में मिल जाती है। ठीक है, और 40 क्वेश्चन आपको RRB देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो लगभग प्री में आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं पजल में, इन पर्टिकुलर आउट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो आपको कितने मिल जाते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ 20 to 25 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चन, मतलब मोर देन 70-80% जो है आपकी पेपर जो बनी रहती है वो रहती है पजल में। जो बचे हुए 10% है, 15% है, वो परसेंट में आपकी जितनी भी मिसलीनियस है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, जितने भी है, डिस्टेंट डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, इनसे पड़ी रहती है। लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन, और 20 से 25 क्वेश्चन का मतलब क्या है, हर एक पजल में आपको 5 क्वेश्चंस रहती है। ठीक है, तो एक पजल आपका 5 क्वेश्चन का रहता है। दैट मीन्स व्हाट कि आपके 25 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 5 सेट। ठीक है, और 20 मतलब 4, तो 4 से 5 सेट की आपकी पजल देखने को मिल सकती है। ठीक है,
मतलब पूरे ही पेपर में आपको 4 से 5 सेट की पजल देखने को मिल सकती है। सो ये हमारी पजल प्री में आती है, वो वेटेज करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी मेंस लेवल की, तो मेंस में कितना इसका वेटेज रहता है, तो मैं बता दूं मेंस में भी आपके क्वेश्चंस जो होते हैं 30 क्वेश्चंस के भी होते हैं, 30 क्वेश्चंस के भी होते हैं। अगर मैं आरआरबी पीओ बात करूं तो 40 क्वेश्चंस के भी होते हैं, ठीक है। 30 नहीं होते, 50 क्वेश्चंस होते हैं, मैं इसको रख लूं 50 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि 50 क्वेश्चंस होते हैं। और इसके जो मार्किंग होती है वो 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स की, माय मिस्टेक, 40 क्वेश्चन होती है और इसकी मार्किंग जो होती है 50 मार्क्स की होती है। 40 क्वेश्चन होती है 50 मार्क्स की होती है। आरआरबी पीओ में भी 40 क्वेश्चन होती है 50 मार्क्स की होती है, मतलब कि यहाँ पर हर क्वेश्चन में 1.25 मार्क्स आपको दिया जाता है। मतलब इस प्री में होता है कि एक क्वेश्चन सही तो 1 मार्क्स, मेंस में होता है कि आपका एक क्वेश्चन सही तो वहां पर 1.25 यहाँ पर मार्क्स रहती है, ठीक है, 1.25 आपको दी जाती है। तो ऐसे टाइप के करके आपके मार्किंग सिस्टम चलती है, ठीक है। तो इनके वेटेज क्या होती है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की वेटेज क्या होती है मेंस में, तो मैं बता दूं मेंस में लेवल थोड़ा अच्छा आता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको पजल नहीं मिलेंगे, मतलब पजल सिर्फ नॉर्मल पजल नहीं मिलेंगे, इस पजल में आपको पजल के अंदर ही ब्लड रिलेशन रहेगा, पजल के अंदर में ही आपको डिस्टेंस डायरेक्शन दिया रहेगा, पजल के अंदर में ही कुछ कोडिंग डिकोडिंग का भी पार्ट रहेगा, ठीक है। बहुत कुछ रहता है घुमा फिरा के, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपका लेवल टफ बनाने के लिए क्या क्या कर सकता है, ठीक है, पजल के साथ क्या क्या कर सकता है। पेपर तो आपको पजल सेटिंग अरेंजमेंट से भरपूर रहेगा, लेकिन उसी लेवल को, उसी पेपर को टफ बनाने के लिए, टफेस्ट शिफ्ट में ले जाने के लिए पेपर को बहुत ही अच्छे से ट्रिकी बना सकता है, जहां पर आपके पजल के साथ ब्लड रिलेशन, डिस्टेंसेस, ये सब भी रहते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं जो डुएबल होती है, जो करे जाते हैं, मोस्ट ऑफ दी बच्चे करते हैं, वो मैं बोल सकती हूँ 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन टू 25 क्वेश्चन, ठीक है, करे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ की, ठीक है, आईबीपीएस पीओ की बात करूं या फिर क्लर्क की बात करूं, इसमें डिवाइड होते हैं। कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपके मे बी 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, और बचे हुए कुछ 15 क्वेश्चन जो होते हैं, 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 20 या फिर 10 क्वेश्चन जो होते हैं लगभग ये आपके 1 मार्क्स के होते हैं। जो 15 मार्क्स के होते हैं उसमें आपके अच्छे 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पजल से पूछे जाते हैं। मतलब अगर देखा जाएगा तो 30 मार्क्स आपको यहीं से मिलते हैं, 30 मार्क्स आपको यहीं से मिलते हैं, और इस 30 मार्क्स में कम से कम 3 पजल तो रहेंगे। 3 पजल मतलब 15 क्वेश्चन तो आपके यहीं से मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, और एक आध क्वेश्चन, एक आध सेट आपको वहां मिल जाएंगे। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर बनते हैं। 20 से 25 आपके प्री में बनते हैं, ठीक है। प्री से 25 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर 25 मैथ्स वाला किए तो, ठीक है। लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन जो मेंस में मिलेंगे, इसमें आपको 25 नहीं मिलेंगे, इसमें आपको अगर आप 25 किए तो 30 प्लस मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स का, या फिर एसबीआई की बात करूं या आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करूं तो हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, जहां पर आप अगर 20 क्वेश्चन कर रहे या 25 कर रहे हो तो आपकी मार्किंग जो होती है वो 30 या 30 प्लस, ठीक है, ऐसे चली जाती है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे ज्यादा आपकी मार्किंग होती है। प्री में आप जितना क्वेश्चन उतना मार्क्स, ठीक है, ये रहता है, क्योंकि उसमें 1 मार्क, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क रहता है। तो आई होप आपको पजल के बारे में, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में समझ आया होगा कि प्री में क्या वेटेज है, मेंस में क्या वेटेज है, कैसा मार्किंग स्कीम है, ये सारी चीज। अब इम्पोर्टेंट बातें ये है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट ये बातें ये है यहाँ पर कि आपको यहाँ समझना होगा कि यहाँ समझना है आपको कि आप जो पजल करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, इसे कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब जिस दिन आपकी टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है, उस दिन से आपका काम ये है कि 10 प्री की पजल को आपको डेली बेसिस करनी है, ठीक है। 10 प्री पजल आपको डेली बेसिस करनी है, एंड 2 सेट जो है ये मेंस की पजल करनी है, ठीक है। मेंस की पजल जो है आपको डेली बेसिस करनी है।
है, ठीक है। तब जाके आप पजल में माहिर बनोगे, महारती हासिल करोगे और आपको एग्जाम में एक एज मिलेगा, एक मतलब अच्छा लेवल आपको आ भी जाए, एग्जाम में टफ भी आ जाए तो आप इतना हक्का बक्का नहीं हो जाओगे, राइट, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे से पजल एंड मीन्स लेवल के पजल, प्री लेवल के पजल या सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट याद रखिएगा, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर ही होता है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर ही होता है। थोड़ा सा अंतर ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट में बस लाइन में बिठाना होता है, रो में बिठाना होता है, पजल में आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कॉलम दे सकता है, कहीं पर 9 लोग बैठे हैं, फ्लोर बैठा हुआ है, तो इस तरीके से आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली क्वेश्चन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। तो एक बार आप इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे एंड खुद से इस वीडियो को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूँ, आई होप आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ठीक है, हाँ, आई होप आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो आप इसे वीडियो को आप पॉज करेंगे एंड इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी एक तरह से पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, साथ में इसमें कुछ नंबर वेरिएबल दिया गया है। अगर मैं बताऊं कि आपके पजल में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो जैसे आपकी बॉक्स मेथड होती है, ठीक है, आपकी फ्लोर बेस्ड पूछी जाती है, ठीक है, फ्लोर बेस्ड होता है, एक फ्लोर बेस्ड होता है, एक फ्लैट फ्लोर होता है, ठीक है, जहां आपके फ्लैट भी होंगे, फ्लोर भी होंगे, ठीक है, फ्लैट फ्लोर बेस्ड होता है, बॉक्स बेस्ड होता है, आपकी एजेस बेस्ड होती हैं कि आप कुछ पर्सन हो गया, उस पर्सन का एज दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग बैठाना होगा, ठीक है, कुछ लाइक जैसे इस टाइप की पजल होती है जहाँ पर आपको ग्रेटर देन इनइक्वालिटी टाइप की पजल्स होती है, जहाँ पर आपको मोर देन लेस देन वाली सिंबल्स को यूज करके आपको लगानी पड़ती है, ठीक है, ये हो गई। या फिर अगर मैं बात कर लूँ, आपको एक कंपनी है, उस कंपनी के CEO है, डेजिग्नेशन बेस, यस मैं वर्ड भूल गई थी, डेजिग्नेशन बेस भी होता है, डेजिग्नेशन बेस होता है, जहाँ पर एक कंपनी है, उसकी MD है, देन CEO आता है, फिर उसमें PO आता है, देन क्लर्क आता है, देन पियोन आता है, तो इसको आप ऐसा लिखोगे, उसके बाद में कौन किस लेवल पर है वो उस टाइप का यहाँ होता है। सिटी बेस, स्टेट बेस, ये सारे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। इसमें मतलब अनगिनत है, ऐसा नहीं है कि आप इतना कर लोगे तो हो जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस आपकी कहाँ से होगी, मॉक से होगी, ठीक है, मॉक से होगी, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस सेट, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बुक होंगी, बुक से प्रोवाइड करेंगे, तो बुक से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग ने पॉज किया होगा, इस पजल को सॉल्व किया होगा। तो एक बारी चलते हैं, हम इस पजल को सॉल्व करते हैं एंड आप हम इस पजल को मिलाइएगा कि आपने क्या गलती किया, या आपने क्या सही किया या गलत किया, गलत किया तो कहाँ किया, इसे मिलाइएगा, ठीक है। सबसे पहले पजल में काम होता है आपको कंडीशन को नोट करना, कंडीशन आप नोट करोगे तब आपके पजल फटाफट बनेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 8 स्टूडेंट फ्रॉम A to H दिया गया है, 8 स्टूडेंट है, A से H है, gave an exam and got the different marks from each other। हर इंसान अलग अलग मार्क्स लेके आते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम वर 100। आपको पता चल गया कि यहाँ पर टोटल 8 स्टूडेंट है, A से H, नाम पता चल गया, A से H स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, और टोटल जो हर स्टूडेंट है उसके मार्क्स अलग अलग है, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, मतलब 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे, 100 के नीचे होंगे, ठीक है, ओके। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी, इसके लिए आपको लिखना नहीं है, इसको बस माइंड में रखना है, ठीक है। अब मेन पजल आपके यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक है, समझते हैं। F got marks just more than marks of D। अब आप लोगों का काम ये है कि थोड़ा सा मार्जिन रखिए, जहाँ पर भी आप पजल बना रहे हैं, जहाँ पर भी आप पजल का नोट बना रहे हैं, वहाँ एक साइड में मार्जिन रखिए और कुछ कुछ वर्ड्स को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि पजल में कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं, कुछ कुछ जो लेटर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पजल को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है जस्ट,
ठीक है, जस्ट बट। अब यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, जस्ट इमीडिएट, ठीक है, जस्ट इमीडिएटली बोलते हैं, इमीडिएट बोलते हैं, ठीक है, एडजेसेंट, एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टू बोलते हैं, साइड टू बोलते हैं, साइड बाय साइड या साइड टू बोलते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड का मतलब होता है कि एक साथ, या फिर नेबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, नेबर भी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है एक साथ, मतलब कि अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ पर होगा, हो सकता है ए यहाँ है तो बी यहाँ हो, लेकिन उसके साथ में इनके बीच में कोई नहीं होगा, इनके बीच में कोई भी नहीं होगा। अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा, या फिर ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा, मतलब दोनों अगल बगल होंगे, बीच में कोई तीसरा चौथा पर्सन नहीं होगा। इन सबका मतलब वही होता है। तो यहाँ अगर बोला है कि एफ गॉट मार्क्स जस्ट मोर देन, मोर मतलब ज्यादा होगा, मोर मतलब ज्यादा होगा, और जस्ट लिखा है इसका मतलब जस्ट ज्यादा। अगर उसका 50 है तो मेरा 51 आएगा, उसका 60 आए तो मेरा 61 आएगा, बस इतना ही, ठीक है। तो एफ जो है आपका, एफ जो है, मैं यहाँ कंडीशन नोट कर रही हूँ, एफ जो है जस्ट मोर देन है, किससे, देन मार्क्स ऑफ डी, डी से यहाँ पे मोर देन है, और जस्ट है तो मैं इन दोनों को ऐसे करके बना दी, जिससे ये पता चल रहा है ये दोनों साथ में है, ठीक है। एफ आगे होगा, डी पीछे होगा, सिंपल, ठीक है। फिर आया वर्ड हु का। अब इसे भी नोट कर लीजिएगा, आप लोग इंग्लिश में जरूर पढ़े होंगे रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, विच, दैट, हु, विच, दैट आता है, हुज आता है, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट लेगा, कौन सा सब्जेक्ट, जिसके बारे में वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर हु किसके बारे में है, डी के बारे में, इसका सब्जेक्ट कौन है, डी है। तो इसका मतलब ये हु के बाद जो भी बातें बोली है वो सामने वाला सब्जेक्ट मतलब डी के बारे में बोली है, ठीक है। तो यही डी जो है गॉट मोर मार्क्स देन ए। अब देखो यहाँ पर सिंपली बोला है, डी जो है मोर मार्क्स लिया है ए से, डी जो है ज्यादा मार्क्स लाया ए से, लेकिन इस वाले ने क्या था, जस्ट ज्यादा, जस्ट ज्यादा का मतलब एकदम एफ यहाँ तो डी यहाँ, लेकिन ए, डी जो है आपका, डी जो है आपका ज्यादा है ए से, लेकिन इन लोग जस्ट ज्यादा है ऐसा नहीं बोल रहा है। हो सकता है इनके बीच में एक पर्सन आ जाए, दो पर्सन आ जाए, या कोई भी पर्सन ना हो, दोनों साथ में हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें जस्ट बोला इसलिए हमने वहां पर कैप लगाया, इसमें जस्ट नहीं बोला है तो सिंपली ज्यादा है, यहाँ तक मैंने नोट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, C got more marks than G, C got more marks than G। तो C जो है आपका ज्यादा मार्क्स लिया है G से, आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। एंड लेस, अब यहाँ पर ये बात भी जानिएगा कि एंड जो होता है वो कनेक्टर का काम करता है, मतलब जो पहले सब्जेक्ट हुआ होगा एंड के बाद वही सब्जेक्ट होगा। तो एंड के पहले कौन सा सब्जेक्ट है, सी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो एंड के बाद ही सी के ही बारे में बात होगा। तो सी अगर ज्यादा मार्क्स लिया है जी से एंड लेस मार्क्स देन ए होगा, तो सी ही होगा, यहाँ पर सी ही होगा जो लेस मार्क्स लिया है किससे, ए से, मतलब ए से कम है। ए से कम है तो मैं बोल सकती हूँ ए से कम मार्क्स लिया है किस, कौन, सी लिया है, तो ऐसा कर सकती हूँ, ए से कम मार्क्स है मतलब ए बड़ा होगा, सी छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ई गॉट लेस मार्क्स देन बी, ई जो है आपका लेस मार्क्स लिया है किससे, बी से, बी ये रहा, बी से लेस मार्क्स है किसका, ई का, यहाँ तक मैंने लिखा, ठीक है। एंड, अगेन एंड आया है, तो एंड के बाद कौन सा सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट जो पहला था, पहला कौन था, ई था, तो यहाँ पर भी ई आया। एंड ई मोर मार्क्स देन एफ, एंड ई जो है आपका ज्यादा मार्क्स लिया है, ई जो है आपका ज्यादा मार्क्स लिया है किससे, एफ से लिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, H has less marks than D, H जो है आपका लेस मार्क्स लिया है किससे, D से। तो मैं यहाँ ऐसे कर सकती हूँ, मैं इसको हटाओ, यहाँ कर सकती हूँ कि D से कम मार्क्स है H का, यही बोला है, H has less marks than D से कम होगा, बट मोर मार्क्स देन C, लेकिन ये H जो है ज्यादा मार्क्स है C से, देख लो, D से कम है C से ज्यादा, यही बोले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर D has got 72 मार्क्स, D जो है आपका कितना मार्क्स लिया है, 72 मार्क्स लेके आया है। विच आर मतलब ये जो मार्क्स है, विच लगने का मतलब क्या हो गया, विच लगने का मतलब वही रिलेटिव प्रोनाउन जो मैंने हु के बारे में बताया, हु के सामने जो सब्जेक्ट होगा वही होगा। तो ये विच के सामने कौन सा सब्जेक्ट है, ये मार्क्स है, मतलब कितना मार्क्स, 72 मार्क्स। तो ये जो 72 मार्क्स होगा, आर 22, आर मतलब इज एम, आर का मतलब इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू है
22 मोर देन, 22 मोर का मतलब क्या होता है प्लस ज्यादा, और लेस का मतलब क्या होता है माइनस। तो अगर मोर है तो प्लस करेंगे, माइनस है लेस है तो कम करेंगे। तो मोर है तो ये 22 मोर है, किसमें 22 मोर है, मोर देन द मार्क्स ऑफ ए, मतलब ए का जो भी मार्क्स होगा, ए का जो भी मार्क्स होगा उसमें 22 मार्क्स ज्यादा है किसका, 72 का। तो ए का जो भी मार्क्स होगा उसमें 22 मार्क्स ज्यादा है किसका, 72 का। मतलब अब मैं ये इक्वेशन फॉर्म हुआ, ये 22 को इधर लाऊंगी, अगर 22 को इधर लाऊंगी तो मेरे को 50 मिलेगा। तो ए का मतलब 50 आएगा, यहाँ पर ए का मतलब 50 आएगा। तो यहाँ मैं लिख दूं ए का मतलब मुझे 50 मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन पर्सन हैज 66 मार्क्स। अब कोई पर्सन होगा जिसका 66 मार्क्स वाला भी कोई पर्सन आपको होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हु हैज गॉट 66 मार्क्स। सिंपली ये 66 मार्क्स किसका है वो बताना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या कर लिया है, सारी ही पजल को नोट डाउन कर लिया, मतलब कंडीशन को नोट डाउन कर लिया। अब मैं जितने भी बातें हैं, ठीक है, जितने भी रफ मैंने बनाए थे उसको हटाऊंगी, ठीक है, हटा देती हूँ। एंड ये मैंने कंडीशन यहाँ नोट कर लिया। अब मेरे को क्या काम है, क्योंकि इसको मुझे अच्छे से अरेंज करना होगा ताकि मैं 66 वाले पर्सन तक पहुंच जाऊँ। अब अरेंज करने से पहले आप ये देखोगे सबसे, अब अरेंज कहाँ से करोगे, मैं मेन डाउट ये होता है कि कंडीशन तो लिख लिया लेकिन करे कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट करने का सबसे सटीक तरीका यही होता है कि आपको जो है एक ऐसा पॉइंट देखना है, मतलब आपको जो है एक ऐसा वर्ड देखना है, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा कॉमन पर्सन जिसके बारे में बार बार ज़्यादा बात हो रहा है और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे पर्सन का बारे में पता चला है। जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ डी यहाँ है, डी से एफ आ रहा है, डी को बैठाऊंगी तो एफ मिल जाएगा, डी को बैठाऊंगी तो ए मिल जाएगा, डी को बैठाऊंगी तो एच और सी मिल जाएगा, सी बैठेगा तो ए और सी आ जाएगा, सी बैठेगा तो जी आ जाएगा, ठीक है, फिर ई एफ आ जाएगा, बी ई आ जाएगा। मतलब मेरे को यहाँ पर डी के बारे में बातें बहुत दिख रही है, मतलब डी अगर मैं बैठा दूँ कहीं पे तो बहुत सारे पर्सन अपने आप ही बैठ जाएंगे। तो एक बार बैठाते हैं, क्योंकि एफ और डी एक साथ बैठे हैं, इनके बीच में कोई नहीं है और एफ आगे है, तो मैं एफ को यहाँ रखती हूँ, ठीक है, और एफ आगे है और डी को मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जो खत्म हो जाते हैं, जो कंडीशन आपने बना दिए हैं, तो आप उसको क्या करोगे, मार्क करते जाओगे, गोल गोल करते जाओगे या फिर काटते हुए जाओगे कि ये आपका हो गया है, ठीक है, वहां मैंने लिख दिया, ठीक। अब यहाँ देखो कि F के आगे में E था, ये रहा ना, F के आगे में E था तो मैं इसको भी कर सकती हूँ, तो F के आगे में E था तो मैं यहाँ पर E कर देती हूँ, ठीक है। F के आगे में E था, हो सकता है कि बीच में कोई और आ जाए, मुझे नहीं पता, अभी तक तो मैं इसको ऐसा ही बनाऊंगी, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये वाला भी मेरा कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, इसको भी काट सकती हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है, देखो E के आगे में B भी था, E के आगे में B भी था, तो मैं बोल सकती हूँ E के आगे में B आएगा, B कहीं यहाँ आगे आएगा, तो इसका मतलब B अगर आगे आ रहा है तो मैं ऐसा करके B आगे कर सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि E के तुरंत आगे होगा, बीच में कोई और भी हो सकता है, देखते हैं, देखते देखते इसको बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला भी खत्म हो गया, हटा दो। अच्छा, मैंने D बनाया था तो D के उस तरफ भी बहुत सारे थे, जैसे कि D के बाद A आ रहा था, D के बाद H आ रहा था, फिर C आ रहा था, तो एक बार बनाते हैं इसको। D के बाद आपका यहाँ पर H आ रहा था और H के बाद यहाँ पर C आ रहा था, ठीक है, यहाँ तक मैंने बनाया, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट मैंने बना के कंप्लीट किया, ठीक। ओके, तो इसको मैं हटाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो D के बाद A है, ठीक है, D है और A है, तो D है और A है, तो ये देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर बोल रहा है D के बाद A है और A के बाद C है। मैं इन दोनों को अगर कनेक्ट करूँ तो बोल सकती हूँ D है, D के बाद A है, D के बाद A आ रहा है और A के बाद देखो C आ रहा है, तो A के बाद C आ रहा है, तो मैं इसको और इसे मर्ज की तो ये मिल गया मुझे, और यहाँ देखो C के बाद G आ रहा है, तो C के बाद G आ रहा है, G आ रहा है, इस चीज को भी मैंने मर्ज किया, मतलब ये और ये तीन बातें को मैंने मर्ज किया, मुझे ये लाइन मिला। अब इस लाइन को मुझे इसमें पुट करना है। अब ध्यान देखो, D और C के बीच में आपका A है, D और C के बीच में आपका A है, यहाँ D और C के बीच में आपका H आ रहा है, मतलब H तो होगा, और यहाँ
ए है तो ए भी होगा, तो जायज है यहाँ एच भी आएगा या ए भी आएगा। अब मुझे नहीं पता ए पहले आ रहा है या ए बाद में आ रहा है, वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन सी के बाद आपका जी आ रहा है, ये तो पता चल गया ना, सी के बाद आपका जी आ रहा है, ये पता चल गया, तो मैं बोल सकती हूँ सी के बाद आपका जी होगा तो जी वहां लगा दो। टोटल 8% थे, कितने परसेंट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8% आ गए। अब मेरा कंडीशन क्या है, बस ये दोनों देखना है कि एच पहले है या ए बाद में है, ठीक है, ये हमें देखना है। बाकी ये सारे ही कंडीशन बन गए हैं, अब इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपका बनते जाएगा तो आप उससे बस काटते जाना ताकि आप मिस्टेक ना कर जाए, एक ही सॉल्यूशन को आप बार बार ना लिख जाए, ठीक है। अब कंडीशन कहाँ से सेटिस्फाई करेगा पता है, कि ये वाली कंडीशन से। ए का मतलब 50 था, ठीक है। अगर ए आगे आता है, इसमें क्या हो सकता है, या तो ए आगे होगा या तो ए यहाँ होगा और एच आगे होगा, दोनों में से कोई यही होगा, डी तो यही रहेगा और सी भी यही रहेगा, ऐसे ही होगा। या तो ए आगे होगा या ए पीछे होगा, एच पीछे होगा या एच आगे होगा, दोनों में से ये बाद बाकी तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब देखो डी मेरा 72 है, डी मेरा 72 है तो डी को 72 दिया मैंने, ठीक है। ए मेरा 50 है, ए मेरा 50 है, तो अगर ए मेरा यहाँ पर है, आगे है, तो ए मेरा 50 आ गया। अब यहाँ एक लाइन लिखा था कि 1% 66 होगा। अब मुझे बताओ 72 है, उधर 50 है, तो 72 और 50 के बीच में ही ना आपका 66 आएगा कहीं पे, 72 और 50 के बीच में ही ना 66 आएगा। ऐसा तो नहीं कि 50 के बाद आएगा, या फिर ऐसा तो नहीं 72 के पहले आएगा, ऐसा भी नहीं है कि 72 और 50 के बीच में ही आपका 66 आएगा। 50 आपका ए है, 72 आपका डी है, तो जायज है डी और ए के बीच में कोई 1% तो होगा, और वो कौन पर्सन होगा, वो आपका एच होगा, क्योंकि एच ही बैठ रहा है, ए और एच दो कॉम्बाइन आ रहे थे। जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे थे तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा इसका, यहाँ आंसर बन जाएगा क्या, यहाँ आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ आपका आंसर बन जाएगा कि H आपका यहाँ आएगा, H बड़ा होगा A से। अब H A जो है आपका 50 ले रहा है, H जो है आपका 66 ले रहा है और D जो है आपका 72 ले रहा है, तो ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में क्या, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 66 वाला पर्सन कौन है, तो आप देख के बता सकते हो कि 66 वाला जो पर्सन है वो आपका कौन है, H है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। इजी था, टफ बिल्कुल नहीं था, छोटा क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इतना समझाया इसलिए लगभग आपको 15 मिनट लग गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 मिनट में, 2 मिनट के भी अंदर 1 मिनट में सॉल्व, अगर अच्छा आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, फटाफट आप रीड कर लेते हो, तो ये क्वेश्चन को आप 1.5 से 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को बना के ये फॉर्म भी बना लोगे। क्वेश्चन जो 5 सेट मैंने बोला था, तो पूरे टोटल 5 क्वेश्चन भी कर लोगे, आपके हाथ में 5 मार्क्स बन जाएंगे। 2 मिनट के अंदर आपके हाथ में 5 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसे आप एक बार पॉज करिए या स्क्रीनशॉट करिए और खुद से भी इसको बनाने की कोशिश करिए, एंड देन आफ्टर इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको बनाने के बाद आपको मैच करना है कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको पॉज किया होगा, स्क्रीनशॉट किया होगा। अब हम चलते हैं, हम बनाते हैं, आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है, आंसर को। ओके, क्या बोल रहा है, क्लीनिनेस सर्वे हुआ है, वाज कंडक्टेड एट द 6 डिफरेंट लोकेशन अमंग भोपाल में, ठीक है। ये रहा भोपाल का बारे में बोला है, रांची में हुआ है, जयपुर में हुआ है, शिमला में हुआ है, ठीक है, पटना में हुआ है एंड मुंबई में हुआ है। टोटल 6 जगह में हुआ है, डिफरेंट 6 जगह में हुआ है, ठीक है। दिस सर्वे वर कंडक्टेड ऑन 4th and 17th of 3 different month, 3 different month है, जून मंथ है, अगस्त मंथ है और अक्टूबर मंथ है, such that no 2 survey were conducted on same date of a month। यहाँ पर बोला है, मतलब ये आपका कौन सा बेस पजल आ गया, ये आपका मंथ बेस पजल है, ठीक है, मंथ बेस पजल आ गया। ये आपका किस टाइप का बेस पजल है, ये आपका मंथ बेस पजल है। मंथ बेस्ड पजल का मतलब क्या हो गया, जहां आपको मंथ दिया है, जहां आपको 2 डेट दे दिए हैं, या फिर सिंगल भी डेट दे सकता है, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ 2 ही डेट देगा, 2 डेट भी हो सकते हैं, 3 डेट भी हो सकते हैं,
4 डेट भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ही डेट होगा, मतलब कोई डेट ही नहीं होगा, बस मंथ दे दिया जाएगा। इस बेसिस में भी आपके पजल बनाया जा सकता है। तो मंथ बेस्ड पजल है। अब हमारा क्या काम है, हमको काम करना है, यहाँ तक तो बातें बोल दी थी पूरी, ठीक है। इसको बनाते कैसे, करेंगे कैसे, क्योंकि मंथ दिया है, 2 डेट दिया है, डेट कौन सा है 4 और 17, ठीक है। मंथ कौन सा है, जून अगस्त अक्टूबर। तो एक काम करते हैं, मैं इस पेज पे बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जून है, अगस्त का और सितंबर था ना, तो जून है, ठीक है, जून है। अब मुझे बताओ 2 डेट हमारा दिया गया है, जून में 2 डेट है वहाँ, तो जून में 2 डेट हो जाएगा तभी तो नेक्स्ट मंथ आएगा, जो भी नेक्स्ट मंथ दिया गया है वही आएगा। मतलब जून का पहले 2 डेट कंप्लीट होगा तभी आएगा, जैसे जून में 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख जून चला जाएगा, 2 जून चला जाएगा तभी तो सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, फिर सितंबर का 1 तारीख 2 तारीख चला जाएगा तो अक्टूबर आएगा। ऐसा ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि जून का 1 तारीख, फिर सितंबर का 1 तारीख, फिर अक्टूबर का 1 तारीख, फिर जून का 2 तारीख, फिर सितंबर का 2 तारीख, फिर अक्टूबर का 2 तारीख, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जून मंथ है तो जून में 4 तारीख था और एक 17 तारीख था, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा मंथ था आपका, 4-17 तो हुआ, उसके बाद अगस्त था एंड अक्टूबर था, ठीक है। मतलब जून के बाद में फिर अगस्त मंथ वाला बोला गया है, अगस्त के बारे में बोला है 4 है और 17 है, और उसके बाद आपको अक्टूबर के बारे में है 4 है और 17 है। ऐसा ही होगा, देख लो, ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है। जून में 4 आएगा, 17 आएगा, अगस्त में 4 आएगा, फिर 17 आएगा, और अक्टूबर में 4 आएगा, 17 का, ऐसा ही आएगा। जून का पहले 4 तारीख 17, अगस्त का फिर 4 तारीख 17, फिर अक्टूबर का 4 तारीख 17, ऐसे बनेगा आपका पजल, ठीक है। ये पजल का फॉर्मेट होगा। अब यहाँ एक धीरे धीरे करके यहाँ तक तो मैंने बना दिया, इंफॉर्मेशन जो भी दिया उस बेसिस पे मैंने बना दिया। अब आपका काम है यहाँ से मेन पजल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चलेगा। क्या है इस पजल में, एक एक पढ़ेंगे, कंडीशन नोट करते चलेंगे, ठीक है। बोला क्या है, द सर्वे एट रांची। अब यहाँ एक चीज और नोट कीजिएगा, जो मार्जिन करे हो ना, नोट किए हो, वहाँ एक चीज लिखिएगा कि जब भी आपका बड़ा बड़ा नाम आ रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा नाम आ रहा है और ऐसा नाम जो रिपीट नहीं है, ठीक है, मतलब कि जैसे भोपाल है, रांची, अलग अलग नाम है ना, अलग अलग नाम है, मतलब अलग अलग वर्ड में है, जैसे कि भोपाल बी से शुरू हो रहा है, रांची आर से हो रहा है, जयपुर एस जे से हो रहा है, शिमला एस से हो रहा है, अलग अलग लेटर हो रहे हैं। तो हमेशा इस टाइप के नाम को आपको कैसे भी नोट करना है, सिंगल लेटर से। सिंगल लेटर मतलब भोपाल है तो भोपाल के लिए वी यूज करो, जयपुर है जयपुर के लिए जे यूज करो, ठीक है, रांची है रांची के लिए आर यूज करो। अगर आपको लगता है रांची भी दिया है, रायपुर भी दिया है, 2 वर्ड अगर दिया है, एक में रांची भी दिया गया है, ठीक है, एक जगह रायपुर भी दिया गया है, अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई मैंने आर तो बना दिया, ये आर किसका है, रांची का है या रायपुर का। तो आपको समझना है, वहाँ एग्जामिनर को नहीं बताना है, आपको बस समझना है आपने जो आर बनाया है वो किसके लिए। तो उसके लिए आप क्या करो, जब भी 2 टाइप के या 2 से ज्यादा 3-4 आ जाए तो उसके लिए आप क्या करो कि रांची है, यहाँ रांची है तो रांची में RACHI है, तो इसको पूरा लिखने के बजाय RH लिख सकते हैं, RH से समझ आएगा, रांची हो गया। रायपुर के लिए आप RIP लिख सकते हो, या फिर आप सिंपली RT लिख सकते हैं, रायपुर RT लिख सकते हो। मतलब आपको समझने के लिए आप कितना वर्ड इसमें लिख सकते हो ये आपके ऊपर है, कितना लेटर, थोड़ा नाम लिख भी सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ शॉर्ट भी लिख सकते हो ताकि आप समझ पाओ। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि टाइम आपका बचेगा, ठीक है। बड़े बड़े नाम लिखने में जितना टाइम जाता है उतने टाइम में आप कम से कम 30 सेकंड बचा लेंगे बड़े बड़े नाम लिखने में, ठीक है, क्योंकि नोट करना है फिर अरेंज करना है, तो बार बार आप बड़ा बड़ा नाम लिखोगे तो वो 30 सेकंड 1 मिनट भी लग जाता है हर नाम को लिखने उखने में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म करना बताया, ठीक, ओके। द सर्वे एट रांची, रांची में जो सर्वे हुआ was conducted before the survey at जयपुर, मतलब जयपुर है, जयपुर के पहले हुआ है, जयपुर अगर आज हुआ है तो जयपुर के पहले हुआ है रांची का, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि तुरंत पहले, मतलब आज का तुरंत पहले मतलब कल नहीं हो, कभी भी हो सकता है, बस आज से पहले कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ बोला गया है, नोट 1 पे ध्यान दीजिएगा, जयपुर के पहले आपका कौन आ रहा है, रांची आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही होगा, जयपुर है, जयपुर के पहले आपका कौन है, रांची आ रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच, ये विच अगेन रिलेटिव प्रोनाउन याद रखिए।
रखिएगा। विच किसके लिए, ये जयपुर के लिए बोला गया है, सामने जो सब्जेक्ट है। तो जयपुर वॉज कंडक्टेड इन अ मंथ whose total number of day are odd। जयपुर जो है उस मंथ में कंडक्ट हो रहा है जिसका टोटल नंबर ऑफ मंथ जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। अब ऑड एंड इवन का भी कॉन्सेप्ट होता है। कैसा कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। अगर जनवरी बोला, जनवरी में टोटल डे कितने होते हैं, 31 होता है, इसका मतलब वो ऑड हुआ। फेब्रवरी बोला, फेब्रवरी में अगर वो लीप ईयर वाला डे नहीं है, नॉर्मल है 28 फरवरी, तो वो इवन होगा। अप्रैल 30 डे का इवन होगा, मई 31 का ऑड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जयपुर जो है वो ऑड नंबर ऑफ मंथ में पैदा हुआ है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जयपुर उस महीने में है जिसका 31 वाला मंथ चल रहा होगा। देख लो, जून आपका 30 मंथ का हो रहा है, अगस्त आपका 31 मंथ का हो रहा है, अक्टूबर आपका 31 मंथ का हो रहा है ना। मतलब जयपुर आपके 31 मंथ में हो रहे हैं। 2 मंथ यहाँ पर दिया गया है 31 वाले बोल के, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर 3 सर्वे वर कंडक्टेड बिटवीन सर्वे एट जयपुर में एंड शिमला। जयपुर और शिमला के बीच में 3 सर्वे कंडक्ट हुआ है। याद रखिएगा, जयपुर और शिमला के बीच में कितने कंडक्ट हुए हैं, 3 हुए हैं। मतलब जयपुर ये रहा और शिमला ये रहा, उनके बीच में कितने कंडक्ट हुए, 3 हुए हैं, ठीक है। मतलब 3 लोग आएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक। आगे क्या बोल रहे हैं, द सर्वे एट शिमला में जो सर्वे हुआ है एंड पटना में जो सर्वे हुआ है वो कंडक्टेड इन द सेम मंथ। मतलब शिमला में जो भी हुआ है और पटना में जो भी हुआ है, दोनों का जो है सेम मंथ में। सेम मंथ का मतलब अगर अगस्त में शिमला है तो पटना भी अगस्त में ही होगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, उसका मर्जी, बस सेम मंथ में। सेम मंथ का मतलब अगर 2 मंथ 2 डेट गए, अगस्त का 2 डेट आया, अक्टूबर का 2, जून का 2, तो जहां पर भी शिमला होगा उसी मंथ में आपका कौन होगा, पटना। तो शिमला और पटना आपका कौन सा मंथ, सेम मंथ। ध्यान देना, शिमला ये रहा, पटना ये रहा, ठीक है। दोनों साथ में ही होंगे, सेम मंथ है तो दोनों साथ में होंगे। और सेम मंथ नीचे लिखने के लिए, ये बताने के लिए कि ये सेम मंथ है, तो ऐसा कर दी जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये सेम मंथ है। आपको अगर कोई दूसरा ट्रिक पता है, ऐसे बना के आप कुछ और लिखते हैं सेम मंथ के लिए, डिनोट करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, द सर्वे इन पटना एंड रांची। पटना और रांची में जो सर्वे हुआ है वो कंडक्टेड ऑन सेम डेट। ध्यान दीजिएगा, वो कंडक्टेड ऑन सेम डेट बट इन कंसेक्यूटिव मंथ। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, पटना में एंड रांची में जो कंडक्ट हुआ है वो सेम डेट में हुआ। ध्यान दीजिएगा, अभी जो था वो आपका सेम मंथ में था। ये शिमला और पटना सेम मंथ में, मतलब अगर शिमला यहाँ रखोगे तो पटना यहाँ, या फिर शिमला यहाँ तो पटना यहाँ, ठीक है। लेकिन बोला है पटना एंड रांची जो है, पटना और रांची जो है, इन दोनों का जो डेट होगा वो सेम होगा। डेट मतलब क्या होगा, ये सेम डेट होगा। तो सेम डेट के लिए एसटी मैंने लिख दिया, सेम डेट, ठीक है। पटना एंड रांची का मतलब अगर अक्टूबर में मेरा पटना होगा, अक्टूबर 4 को, तो अगस्त 4 को मेरा रांची होगा, या फिर अगस्त 17 को मेरा रांची हो रहा है तो जून 17 को ही मेरा आपका क्या बनेगा, पटना बनेगा। मतलब जिस डेट में आपका पटना, उसी डेट में दूसरे मंथ में उसी डेट में आपका रांची भी आएगा, ठीक है। ये बात बोला है। और इसके साथ में एक और बात बोला है, बट लगा के, बट इन कंसेक्यूटिव मंथ। इन कंसेक्यूटिव मंथ का मतलब, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब जून है तो जुलाई, अगस्त है तो सितंबर, ठीक है। या फिर जो भी मंथ आपको गिवन है उस मंथ का लगातार, मतलब जून दिया है, जून के बाद क्या है, अगस्त है, तो जून, अगर जून में पटना है तो अगस्त में आपका रांची आएगा, या अगस्त में पटना है तो अक्टूबर में रांची, या अक्टूबर में पटना है तो अगस्त में रांची। मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि जून में अगर पटना है तो अक्टूबर में रांची, क्योंकि बीच में फिर ये मंथ आ जाएगा ना, बीच में ये वाला खाली हो जाएगा, तो यहाँ और यहाँ नहीं होगा। लगातार का मतलब अगर यहाँ है तो दूसरा वाला यहाँ होगा, ठीक है। तो याद रखना, ये भी कंसेक्यूटिव मंथ में होगा और सेम डेट में पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बनाने का मतलब सेम, लगातार, ठीक है, लगातार वाला में आएगा, ठीक है। अपने आप को समझाने के लिए आप जैसा भी सिंबल डालिए, बस अपने आप को समझ आना चाहिए, ठीक है। The survey in Bhopal was conducted just before the survey at Mumbai। मुंबई में जो सर्वे हुआ है उसके just before मतलब पहले, और just before मतलब just पहले। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाला
जस्ट का मतलब तुरंत पहले या तुरंत बड़ा, तुरंत बाद, ठीक है, इमीडिएट। तो यहाँ बोल रहा है जो सर्वे हुआ है भोपाल में वॉज कंडक्टेड जस्ट बिफोर मुंबई। तो मुंबई में जो सर्वे हुआ है, उसके जस्ट पहले मतलब ऊपर जाएंगे और जस्ट पहले है हमारा गाँव भोपाल। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये ऐड। देखो जयपुर के ऊपर रांची है, जयपुर के पहले भी रांची है, लेकिन जस्ट नहीं है। हो सकता है जस्ट हो सकता है दोनों साथ में हो, ऐसे ही हो, या फिर हो सकता है इनके बीच में कोई 1-2 पर्सन हो, ठीक है। लेकिन ये एरो लगाने का मतलब क्या है, इससे पता चल रहा है कि मुंबई के जस्ट ऊपर भी आपको क्या है, भोपाल है, उनके बीच में कोई दूसरा तीसरा पर्सन आपका नहीं बैठेगा। तो भोपाल वॉज कंडक्टेड जस्ट बिफोर द मुंबई, ठीक है। यहाँ तक मैंने कंडीशन को बना लिया, सारी कंडीशन मैंने नोट डाउन कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब काम क्या है हमारा, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी बताया था, स्टार्ट करेंगे उस टाइप के पर्सन का नाम लेंगे, मतलब इसमें से उस टाइप के एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे जिस एलिमेंट से हम बहुत सारी बातें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जे को रखूंगी तो एस मिलेगा, ठीक है, जे को रखूंगी तो मुझे आर मिलेगा, ठीक है, आर को रखूंगी तो पी मिल जाएगा, और पी को मिल जाएगा तो एस पी मिल जाएगा। मतलब मैं जे से स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जे को रखते ही मुझे बाकी एलिमेंट अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे पता है एक कंडीशन कि जे जो है आपका 31 वाला में ही होगा, जे आपका कहाँ है 31 वाला में। अब 31 वाला कहाँ है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो इसका मतलब ये और ये टोटल 4 जगह पर जे आपका बैठ सकता है। अब देख लेते हैं एक एक करके। अगर मैं जे को यहाँ बैठाई, ठीक है, तो जे और एस के बीच में 3 का गैप है, जे और एस के बीच में 3 का गैप है। तो देखो 3 का गैप हो रहा है, 1 2 3, नीचे बैठ सकता है नहीं, जगह तो खत्म, ऊपर बैठ सकता है, जगह खत्म। इसका मतलब जे यहाँ नहीं बैठ सकता, इसको मैं डायरेक्टली हटा सकती हूँ। इसका मतलब जे यहाँ नहीं बैठ सकता, डायरेक्टली हटा सकती हूँ। जे को अगर मैं यहाँ बैठाऊं तो देखो 1 2 आ रहा है, ऊपर देखते 1 2 3, ऊपर जगह खत्म। इसका मतलब जे यहाँ नहीं बैठ सकता, इसको यहाँ से हटाओ, मतलब जे मेरा अगस्त वाले में तो नहीं आएगा, जून में तो होगा नहीं क्योंकि 30 है। अब बच गया अक्टूबर में, तो अगर मैं जे को यहाँ बैठाऊं तो 1 2 3 करके गैप करके मैं एस को बिठा सकती हूँ, यहाँ पर एस आ जाएगा। एक तो ये बनेगा, लेकिन जे यहाँ पर भी तो बैठ सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हम लिए, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी कि जे अगर 17 में बैठा तो 1 2 3 करके एस मेरा यहाँ भी तो बैठ सकता है। अब मैं 2 पॉसिबिलिटी में चलूंगी, पॉसिबिलिटी 4 को लेते, कौन कौन सा, 1 2 3 4, क्योंकि 31 इन चारों में आ रहा है, 31 वाला मंथ ये चारों ही है, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटी बन सकते थे, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कैसे कि जे अगर 31 वाला में मंथ है और जे और एस के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों में बैठाऊंगी तो 3 का गैप तो आ ही नहीं रहा है ना। जब नहीं आ रहा है तो क्यों फालतू में बिठा के उसको पॉसिबिलिटी देना, इसलिए पॉसिबिलिटी पहले काट दो, पहले ही कम से कम पॉसिबिलिटी का ट्राई करो। तो 2 पॉसिबिलिटी अब मेरे पास बैठा, बनाते बनाते इनमें से भी कोई एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एस है और पी है, मैंने अभी बताया एस और पी जो है सेम मंथ में होगा, मतलब एस जो मंथ में होगा पी भी वही मंथ में। एस अगर 4 जून को है तो पी मेरा 17 जून को हो जाएगा, एस अगर 17 जून को है तो पी मेरा जो है आपका 4 जून का होगा, मतलब जून ही में होगा, सेम मंथ में होगा। इसका मतलब ये वाला भी कंडीशन मेरा डन हो गया, ठीक है। अब पी और आर सेम डेट में है और कंसेक्यूटिव मंथ में, मतलब उसके बीच में मंथ का कोई गैप नहीं है, पी और आर सेम डेट में है। तो इस वाले कंडीशन से अगर मैं चलूँ तो पी 17 को है तो आर भी मेरा 17 को ही होगा इस वाले से, ठीक है। और कंसेक्यूटिव होगा तो जून के बाद अगस्त वाला मंथ है तो अगस्त में होगा, मतलब आर मेरा यहाँ होगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले में देखूँ तो पी मेरा 4 तारीख को है तो आर भी मेरा 4 को होगा, और कंसेक्यूटिव मतलब जून के बाद अगस्त है तो आर मेरा यहीं पर ही बनेगा, ये मेरा डन हुआ, मतलब ये वाला भी कंडीशन डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो कि जे के ऊपर आर बैठना था, तो जे के ऊपर आर आ गया, तुरंत ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, ऊपर चाहिए था बस ऊपर लाना था। जे के ऊपर आर आ गया, 2 गैप करके आर आ गया, कोई बात नहीं, बस हमें जे के ऊपर आर चाहिए था, ठीक है। तो जे के ऊपर आर मेरा ये बैठ गया, मतलब सारे ही कंडीशन बन गए। अब मेरे पास एक क्लियर का कंडीशन बचा ये कि एम के ऊपर बी चाहिए था और ये तुरंत ऊपर चाहिए था, मतलब एम होता और उसके ऊपर बी
था, बस ये दोनों पोजीशन, बीच में कोई भी हमको खाली जगह नहीं। तो इस वाले में एम को अगर यहाँ बैठाओ, उसके ऊपर बी बैठाओ, तो देख लो बी और एम के बीच में ये दो इंसान आ गया ना, जे और आर आ गया, तो जे और आर आ गया, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन तो मेरा फॉल्स हो गया, ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई, क्योंकि एम के जस्ट ऊपर आना था। तो एम यहाँ बैठेगा, एम के जस्ट ऊपर बी यहाँ बैठेगा, इनके बीच में कोई पर्सन नहीं, दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी क्या होगी, राइट बन गई। आई होप मैंने बड़े आराम से समझाया है। ये क्वेश्चन को भी इंसान दो मिनट में कंप्लीट कर लेगा, साथ में इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन जो बनते हैं उसे भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये 2 मिनट, या अगर आप कहीं अटक भी गए ना तो 2 से 2.5 मिनट का ये क्वेश्चन था, ये पजल था विथ क्वेश्चन। ये भी याद रखिए, सिर्फ पजल नहीं बनाना है, विथ क्वेश्चन करना है, क्योंकि पजल बना के आपको मार्क्स थोड़ी मिलेगा, आपको क्वेश्चन टिक टिक करेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। तो ये पजल बना के विथ क्वेश्चन आप 2 से 2.5 मिनट में इस वाले सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी सर्वे वर कंडक्टेड आफ्टर द सर्वे एट भोपाल। बोल रहा है कितने सर्वे कंडक्ट हुए हैं आफ्टर भोपाल, भोपाल में कंडक्ट होने के बाद कितने सर्वे हैं जो आपके कंडक्ट हुए। भोपाल आपका कहाँ है, ये रहा, तो भोपाल के बाद कितने सर्वे, 1 और 2, 2 सर्वे हुए हैं, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, बी इज योर राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, आई होप समझ आया होगा, बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो अब हम दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ये थोड़े बेसिक थे, अभी जो मैंने बताया वो थोड़े बेसिक थे, मतलब आते हैं, ऐसा नहीं है वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट वो टाइप के क्वेश्चंस हो गए क्या जो आपको आरआरबी क्लर्क में मिल जाएंगे। प्री लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके 2 से 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। अब जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि पीओ एग्जाम में, वो इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का लेंथ भी बड़ा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप के पूछेंगे, इससे बड़े बड़े लेंथ का भी पूछ सकते हैं। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा पॉज कीजिएगा एंड यहाँ पर आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट करके इसे आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट किया होगा या पॉज करके आप बना रहे होंगे, ठीक है। आफ्टर ऑल उसमें आप मैच करिएगा कि क्या आपका आंसर रहा और क्या मेरा आंसर है, क्या मैच किया या कहीं गलत हुआ है, तो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 10 बॉटल्स है ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ 10 डिफरेंट ब्रांड, अलग अलग ब्रांड है, 10 ब्रांड है, 10 बॉटल है, ठीक है। वर अरेंज वन ऑफ अबव अनदर, इसे हम बोलते हैं फ्लैट फ्लोर वाला बोल सकते हैं, नंबरिंग वाला बोल सकते हैं, जहाँ पर आपको बस नंबर दिया रहता है, मतलब इतने नंबर के वो रहेंगे, फ्लैट रहेंगे या फ्लोर रहेंगे या इतने नंबर के बॉक्सेस रहेंगे, आप इसको अरेंज करो, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन 10 सेल्फ में, ये ना सेल्फ वाला है, ठीक है, सेल्फ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सच दैट ओनली वन ब्रांड इज प्लेस्ड वन सेल्फ में, मतलब एक सेल्फ में सिर्फ एक ही ब्रांड होगा, ठीक है, ओके। तो मुझे इसका पता चल गया कि 10 है, सेल्फ है, ओके। अब मुझे इसको बनाना कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, डायग्राम इसका ड्रॉ कैसे करेंगे। 10 सेल्फ है, सिंपली आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सिंपली 10 सेल्फ है तो 10 सेल्फ आप बना लो, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ और ये 9 एंड देन 10, यहाँ मेरे बन गया, ठीक है, ओके। अब ये मेरा डायग्राम तो बन गया कि किस तरीके से बनाना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तक यहाँ तक आपका इंफॉर्मेशन था, ठीक है, कैसे बनाना था। अब आपका मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या बोल रहा है, मिरिंडा, अगेन बड़े बड़े नंबर आएंगे, मतलब बड़े बड़े लेटर आएंगे, वर्ड्स आएंगे, नाम आएंगे, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में रखना है, ठीक है, ओके। मिरिंडा वॉज प्लेस्ड 4 सेल्फ अबव फ्रूटी। अब नोट करिए, बातों को नोट करिए जहां पर आपने नोट बनाया है। क्या नोट बनाया है कि मिरिंडा वॉज 4 सेल्फ अबव फ्रूटी,
मिरिंडा जो है फ्रूटी के दो गैप, मिरिंडा और फ्रूटी के बीच में दो का गैप है, तो आप क्या करोगे, मिरिंडा ये रहा, फ्रूटी ये रहा, इनके बीच में क्या है, दो का गैप है, मतलब दो यहाँ पर जूस बनेंगे, ठीक है। मिरिंडा ये रहा, फ्रूटी ये रहा, दो लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि दो का गैप है, ये चार का गैप है, यहाँ पर चार सेल्फ बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चार का गैप है, इसका मतलब क्या है कि वो चार सेल्फ अबोव है। चार सेल्फ अबोव का मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे यहाँ पर कोई बंदा है, उसके इधर भी एक बंदा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ये राइट हैंड है और मेरे राइट हैंड के दूसरे नंबर पर कोई बंदा खड़ा है, मतलब पहले नंबर पर ये रहा कोई होगा, दूसरे नंबर पर वो रहा, तो पहला और दूसरा, तो मेरे उसके और मेरे बीच में कौन है, ये एक बंदा, मतलब एक ही इंसान खड़ा होगा। इसका मतलब मेरा और जो दूसरा नंबर है, मेरे से दूसरे नंबर पर है, उनका और मेरे बीच में कितने गैप हुए, एक ही का गैप हुआ। दैट मीन्स वर्ड कि मिरिंडा जो है वाज प्लेस्ड 4 सेल्फ अबव फ्रूटी। तो पहली चीज ये याद रखो कि बोला कहाँ पर है, डायरेक्शन क्या है, अबव का, मतलब फ्रूटी ये रहा, फ्रूटी ये रहा और फ्रूटी के अबव होगा, फ्रूटी के ऊपर होगा, तो फ्रूटी के ऊपर मतलब पहला सेल्फ, दूसरा सेल्फ, तीसरा सेल्फ, चौथा सेल्फ में आपका कौन होगा, मिरिंडा बैठा होगा, ठीक है। तो फ्रूटी ये रहा, क्योंकि ऊपर जाना है, फ्रूटी के ऊपर जाना है, तो फ्रूटी से पहला सेल्फ, दूसरा सेल्फ, तीसरा सेल्फ, चौथा सेल्फ में आपका कौन होगा, मिरिंडा होगा। मतलब मिरिंडा एंड फ्रूटी के बीच में गैप कितना आया, 3 का गैप आया, देख रहे हो, 1 2 3, टोटल 3 का गैप आया। अगर गैप बोलता कि इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, तो 4 का ही गैप करते, मतलब मेरी तरफ 4 ही गैप होगा, 4 लोग ही यहाँ बैठते हैं। लेकिन अगर बोल रहा है 4 प्लेस अबव, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे प्लेस में आपका जो जिसको बोला गया है वो बैठेगा, तो उस टाइम में आपका गैप कितना होगा, 3 का। मतलब जितना बोला जाएगा इस टाइप का लाइन जो भी होगा, जितना बोला जाएगा, जितना अबव बोला जाएगा, जितना बिलो बोला जाएगा, उसमें एक कम आपका गैप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, फ्रूटी के ऊपर मिरिंडा है और इनके बीच में कितना का गैप आ गया, 3 का। तो देख लो फ्रूटी ये रहा, फ्रूटी के ऊपर मतलब 1 2 3 और 4 नंबर पर आपका कौन आएगा, मिरिंडा, क्योंकि ये ऊपर है तो डायरेक्शन ऊपर का दे दो, ठीक है। ये समझ आ जाएगा, आई होप समझ आया होगा। इसे नोट कीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि 4 सेल्फ बोला है अबव तो बीच में 4 का गैप लगा देते, नहीं, 4 का गैप नहीं होगा, 4 सेल्फ ऊपर मतलब बीच में 3 का गैप, जितना सेल्फ अबव बोला है एक कम हो जाएगा उसमें, ठीक है। 3 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड वर प्लेस बिटवीन स्प्राइट एंड फ्रूटी। अब यहाँ देखो 3 सॉफ्ट ड्रिंक जो होगा प्लेस बिटवीन, अब यहाँ बिटवीन बोला है ना, यहाँ पर नहीं बोला कि अबव है या बिलो है, यहाँ पर जो है बिटवीन बोला है, बिटवीन का मतलब बीच में ही होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 3 बोला है तो 2 लगाएंगे बीच में, नहीं, यहाँ पर 3 सॉफ्ट ड्रिंक बिटवीन बोला है, तो बिटवीन मतलब गैप होता है, बीच में होंगे, 3 ही होंगे, ठीक है। तो स्प्राइट एंड फ्रूटी के बीच में कितने होंगे, 3 ही आएंगे, तो स्प्राइट ये रहा, ठीक है, और फ्रूटी के बीच में कितने आएंगे, 3 ही आएंगे, इसमें 2 मत कर देना, 2 आप इसमें नहीं करोगे। अगर ये बोलता कि फ्रूटी के 3 सेल्फ नीचे बिलो आपका स्प्राइट होता, तब 3 सेल्फ बिलो करने के लिए आप देखो, फ्रूटी के 3 सेल्फ बिलो आपका स्प्राइट होता, तो पहला सेल्फ फ्रूटी ये रहा, उसका पहला सेल्फ नीचे का, दूसरा सेल्फ नीचे का, तीसरा सेल्फ में आपका क्या होता है, स्प्राइट, तब फ्रूटी और स्प्राइट में कितना का गया, 2 का, तब 2 होता। लेकिन यहाँ पर बिटवीन बोला है, तो बिटवीन बोला है तो 3 ही आएगा, यहाँ 2 मत करिएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा इस बात को, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है, पेप्सी वाज प्लेस्ड जस्ट अबव, जस्ट अबव मतलब एकदम अबव है तो ऊपर होगा, और जस्ट है मतलब तुरंत ऊपर होगा, किसके, लिम्का का। तो पेप्सी जो है आपका जस्ट अबव होगा किसका, लिम्का का। तो लिम्का ये रहा, लिम्का के ऊपर होगा पेप्सी और जस्ट अबव होगा, तो एरो लगा दो तो पता चलेगा कि इनके बीच में कोई भी अलग पर्सन, बीच में कोई भी दूसरा तीसरा पर्सन नहीं बैठेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये बात, ठीक है। ओके, then after 2 bottles were placed above लिम्का। अब देखो 2 bottles were placed above लिम्का, लिम्का के ऊपर 2 बॉटल प्लेस होगा, लिम्का के ऊपर कितने बॉटल आएंगे, लिम्का के ऊपर में 2 बॉटल प्लेस होगा, मतलब लिम्का जहाँ भी होगा उसके ऊपर सिर्फ 2 ही बॉटल होगा। तो मैं बोल सकती हूँ पहला बॉटल यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, लिम्का मेरा यहाँ ही होगा,
बता सकती हूँ कि लिम्का यही होगा, लिम्का के ऊपर सिर्फ 2 बॉटल ही होंगे तो लिम्का तीसरे नंबर पर ही आएगा। इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो डन हो गया। और लिम्का अगर बैठ गया तो लिम्का के जस्ट ऊपर ही पेप्सी था, तो लिम्का के जस्ट ऊपर पेप्सी मतलब पेप्सी यहाँ हो गया, तो ये वाला कंडीशन भी डन हो गया। जो जो कंडीशन आप डायरेक्टली पजल में पुट कर सकते हो पुट कर दो, ठीक है। आप वेट मत करो कि कंडीशन बनाएंगे तब करेंगे, डायरेक्टली मैं लिम्का को पुट कर सकती थी तो पुट कर दिया, उसके लिए आपको कंडीशन लिखने की नीड नहीं थी, ठीक है। देन 3 बॉटल्स वर प्लेस्ड बिटवीन कोका कोला एंड स्लाइस। 3 बॉटल है कोका कोला एंड स्लाइस के बीच में। अब एक बात याद रखना, स्लाइस वाला वर्ड आया है और एक स्प्राइट वाला वर्ड था, दोनों ही एसएस के नाम से है। तो अब आपको दिमाग लगाना है आप इसको कैसे पहचानोगे। तो स्लाइस में एसएल लिख देती हूँ, स्प्राइट में एसपी लिख देती हूँ, समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, 3 बॉटल था किसका, कोका कोला और स्लाइस के बीच में। तो कोका कोला ये स्प्राइट था ना तो एपी लगा देती हूँ, ठीक है। ओके, बोल रहा है 3 बॉटल है स्लाइस, ठीक है, स्लाइस मतलब एसएल एंड कोको कोला के बीच में, तो कोको कोला के लिए सी, स्लाइस के लिए एसएल, 3 बॉटल इनके बीच में था हमारा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर स्लाइस वाज नॉट एडजेसेंट टू स्प्राइट। स्लाइड जो है आपका एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट का मतलब अभी मैंने बताया था पहला पजल में, एडजेसेंट, नेबर, जस्ट, इन सब का मतलब क्या है, एकदम साथ में, मतलब मैं यहाँ हूँ तो बगल वाला ही है एडजेसेंट मतलब, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो, क्योंकि ये दोनों हो गया तो मैं इसे रब कर देती हूँ, ठीक है, ये दोनों हो गया तो इसे रब कर देती हूँ, जगह की थोड़ी कमी चल रही है, ठीक है। तो जो स्प्राइट है एंड जो स्लाइस है ये दोनों क्या है, एडजेसेंट नहीं, तो एडजेसेंट के लिए मैं ऐसे लगाती थी, अगर नहीं है तो इसको क्रॉस कर दो, ऐसे ना कि क्रॉस कर दो, दोनों साथ में नहीं है, इनके बीच में 1 2 3 जितने भी पर्सन हो सकते हैं लेकिन दोनों साथ तो नहीं होंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, माउंटेन ड्यू जो है वाज प्लेस्ड 3 सेल्फ अबव कोको कोला। क्या बोला, कोको कोला के अबव, अबव मतलब ऊपर की तरफ, कौन है हमारा माउंटेन ड्यू, कितना ऊपर है, 3 सेल, 3 सेल मतलब कोको कोला के ऊपर जाएंगे तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल्फ में कौन होगा, मेरा माउंटेन ड्यू होगा, तीसरा सेल्फ में कौन होगा, माउंटेन ड्यू। इसका मतलब माउंटेन ड्यू और कोको कोला में कितना था, 2 का गैप। याद रखिएगा जितना सेल्फ अबव या जितना सेल्फ बिलो बोलेगा बस उसमें से एक कम कर दो, उतना का गैप बनेगा। तो माउंटेन ड्यू और कोको कोला के बीच में कितना का गैप, 2 का। तो कोको कोला का 1 2, यहाँ पर मेरा माउंटेन ड्यू था और ऊपर की ओर था तो एरो लगा दो ताकि पता चले ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर नींबूज वाज प्लेस्ड अबव 7 अप। 7 अप के ऊपर है, कहाँ है पता नहीं, बस इतना पता है कि 7 अप जो होगा उसके ऊपर में आपका नींबूज होगा मतलब एन होगा, ठीक है। अब तुरंत ऊपर हो या एक बाद हो या 2 बाद हो ये पता नहीं हमें, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब एक काम करते हैं, ये मेरा कंडीशन बन के रेडी, देख लेते हैं एक बार कोई और तो नहीं रह गया, नहीं कोई ऐसा तो नहीं रह गया। अब एक काम करते हैं, इस जो भी कंडीशन बना है उसमें हम धीरे धीरे पुट करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कोई ऐसा है जिससे मैं इसमें बिठा सकती हूँ। तो मुझे एक चीज नजर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है मुझे कि कोई बन सकता है, जैसे कि एफ ये रहा और एफ ये रहा, बाकी सारे अलग अलग डिफरेंट नंबर है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये F है, यहाँ भी F है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा नाम तो नहीं दिख रहा है जो सेम लग रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं क्या कि ये F से शुरू करो, F के ऊपर में 3 गैप करके M आ रहा है और F और स्प्राइट के बीच में भी 3 है। अगर F के ऊपर में 3 गैप करके M है और स्प्राइट और F में भी 3 गैप है, तो मैं ऊपर में तो स्प्राइट नहीं ले सकती क्योंकि ऊपर में मिरिंडा है, मिरिंडा है, ठीक है। इसका मतलब 3 अगर ऊपर गैप करके मिरिंडा है तो 3 नीचे गैप करके स्प्राइट कर सकती हूँ। समझिएगा, अगर F है और F के 1 2 3 गैप करके मिरिंडा है और F और स्प्राइट में भी 3 का गैप है, तो ऊपर तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि ऊपर तो मिरिंडा का रखा है, तो 3 गैप नीचे ही होगा। तो 3 गैप नीचे होगा तो 1 2 3 गैप करके स्प्राइट मेरा यहाँ होगा, ऐसा बना सकती हूँ। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो सीक्वेंस है उसको यहाँ बैठाती हूँ, कहाँ पर बैठेगा देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आदमी तो ऐसे ही बैठ गए। देख लेते हैं कैसे बैठेगा। अगर सबसे पहले अब इसको हिट एंड ट्राई करते हैं, M को यहाँ बैठा के, ठीक है। तो M को अगर मैं यहाँ बैठाऊँ 3 गैप
गैप करके स्प्राइट मेरा यहाँ बैठेगा, ठीक है, एक ये पोजीशन बना। इसके अलावा कुछ और बन सकता है, देख लेते हैं, क्योंकि P और L तो बैठा ही हुआ था, P और L बैठा ही हुआ था। अब M यहाँ ना बैठ के अगर मैं M को यहाँ बैठाऊँ, M को अगर यहाँ बैठाऊंगी तो 1 2 3 गैप करके F यहाँ आया, 1 2 3 तो नीचे बनेगा ही नहीं, ऊपर भी नहीं जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर तो मिरेंडा है, स्प्राइट बैठेगा नहीं, दैट वाई यहाँ पर तो ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म। तो सिर्फ सिंगल पॉसिबिलिटी हमारा चल रहा है, अगर M को यहाँ भी बैठाऊंगी अगेन मेरा F यहाँ आएगा, नीचे स्प्राइट नहीं बैठेगा, ठीक है, यहाँ कहीं भी बैठाऊंगी स्प्राइट नहीं बैठेगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी चल रहा है, ये वाला। अब इसी में हमें बैठाना है, बनाना है, दैट मीन्स यहाँ वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि स्प्राइट और स्लाइस एक दूसरे के साथ में ही है, तो स्प्राइट अगर यहाँ है तो स्लाइस मेरा यहाँ नहीं होगा, मतलब SL जो है यहाँ पर नहीं बनेगा स्लाइस, और अगर स्प्राइट यहाँ है तो स्लाइस मेरा यहाँ पर भी नहीं होगा, मतलब इन दोनों पोजीशन में तो स्लाइस नहीं आएगा, तो स्लाइस मेरा यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, 3 जगह है। अब देखो कि स्लाइस के साथ में ये भी कंडीशन हो गया, ठीक है। अब स्लाइस और C के बीच, C मतलब कोको कोला, तो स्लाइस और कोको कोला के बीच में 3 लोग बैठेगा, स्लाइस और कोको कोला के बीच में 3 लोग बैठेगा। आपको पता है स्लाइस यहाँ 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 बैठ सकता है, एक बार स्लाइस को बैठाओ और देखो कि 3 गैप में कोको कोला आ रहा है या नहीं। अगर मैं स्लाइस को यहाँ बैठाती हूँ तो 1 2 3 गैप में कोको कोला बैठ सकता है यहाँ पे। अगर मैं स्लाइस को यहाँ बैठाती हूँ तो 1 2 3 गैप करके मैं कोको कोला वहाँ बैठा सकती हूँ। अगर स्लाइस को मैं यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 3 गैप करके कोको कोला को यहाँ भी बैठा सकती हूँ, ये भी पार्ट आ सकता है, दिख रहा है ना, आई होप येलो कलर मैंने लिया है तो दिख रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छा तो एक बार स्लाइस मेरा यहाँ बैठा, एक बार स्लाइस यहाँ बैठा, अगर 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 मैं स्लाइस को यहाँ बैठाऊँ, स्लाइस को यहाँ बैठाऊँ तो 3 गैप करके 1 2 3 गैप करके क्या कोको कोला यहाँ बैठा सकती हूँ, नहीं बैठा सकती ना, वो तो पार हो गया, दैट मीन्स स्लाइस मेरा यहाँ तो नहीं बैठेगा, ठीक है। ऊपर में भी 3 जगह नहीं है, ऊपर भी नहीं जाएगा, मतलब स्लाइस का सिर्फ 2 ही पोजीशन रहा, और वो 2 पोजीशन क्या था मेरा, वो 2 पोजीशन था मेरा, एक यहाँ पर बैठता और एक हमारा स्लाइस यहाँ बैठता, ठीक है। मतलब स्लाइस और कोको कोला का हो गया, 2 पोजीशन था, एक बार स्लाइस को मैंने यहाँ बैठाया, एक बार स्लाइस यहाँ बैठाया। अब देखते हैं कौन सा स्लाइस बैठता है कहाँ पर, ठीक है। ओके, कोको कोला के 2 गैप पर माउंटेन ड्यू था, कोको कोला के 2 गैप पर माउंटेन ड्यू, तो पहला वाला कोको कोला ये रहा, तो कोको कोला के 1 2 गैप पर माउंटेन ड्यू ऊपर की तरफ है ना, तो 1 2 गैप करके माउंटेन ड्यू यहाँ बैठता, पर क्या यहाँ पर तो F ऑलरेडी बैठा है, माउंटेन ड्यू तो नहीं बैठ सकता, दैट मीन्स ये वाला स्लाइस मेरा गलत हो गया, ये स्लाइस गलत हुआ तभी तो ये कोको कोला गलत होगा, इसका मतलब स्लाइस यहाँ नहीं बैठेगा, इसका मतलब मैं इस वाले पोजीशन को भी काट सकती हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ से कोको कोला हटाऊं और यहाँ से स्लाइस हटाऊं। अब मुझे पता चल गया कि स्लाइस का सिर्फ एक ही पोजीशन फिक्स था, वो ये वाला, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, स्लाइस को यहाँ रखती हूँ, कोको कोला यहाँ रखती हूँ, जो कि मेरा फिक्स हो गया है, ठीक है। तो स्लाइस मेरा यहाँ आ गया, स्लाइस मेरा यहाँ आ गया और कोको कोला मेरा यहाँ बन गया है, ठीक है। अब कोको कोला 2 गैप करके माउंटेन ड्यू, तो 1 2 गैप करके हमारा माउंटेन ड्यू यहाँ बन जाएगा, दैट मीन्स ये वाला भी खत्म। अब बचा क्या, 7 अप के ऊपर में n बनता, तो 2 पोजीशन चाहिए, तो ये रहा 7 अप यहाँ आ जाता, 7 अप यहाँ आएगा और उसके ऊपर में कहीं पर n बनता, डिफ्यूज बनता, तो ये बनता। तो आई होप ये मेरा पजल कंप्लीट बना और आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो ये सारा ही समझ हो गया होगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ स्लाइस में कंफ्यूजन हुआ होगा, तो आप उसको उंगली रख के भी गिन सकते हैं, स्लाइस और कोको कोला एंड कोको कोला से फिर माउंटेन ड्यू, अपने आप इस पोजीशन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड दिस ये मेरा पजल कंप्लीट, ठीक है। आप आंसर मिलाइएगा कि आपका आंसर क्या सही है या क्या गलत है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी वाटर वर प्लेस बिलो स्लाइस, स्लाइस के बिलो कितने वाटर है। तो स्लाइस आपका कहाँ है, ये रहा, स्लाइस आपका कहाँ है, ये रहा, ठीक है। स्लाइस आपका कहाँ पर है, तो स्लाइस आपका ये रहा, तो स्लाइस के नीचे कितने बॉटल है, तो 1 2 3 4, टोटल कितने आए, 4 आए। 4 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 4 का मतलब आंसर
ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा कि 4 बॉटल जो है आपके स्लाइस के नीचे आ रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमारा पजल कंप्लीट हुआ। अब मैं एक क्वेश्चन ये आपको दे रही हूँ, आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के आप इसे करिएगा ताकि आप इसे सॉल्व करें घर में खुद, एंड हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पिन कीजिएगा ताकि इसका आंसर मैं सही है या गलत हूँ ये बता सकूँ। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी 3-4 हमने पजल कंप्लीट कर ली है। एक ये क्वेश्चन है जो आप इसे सॉल्व कर दिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड अब क्लास को वाइंड अप करते हैं। एंड क्लास खत्म करने से पहले मैं ये बता दूं कि बैंकिंग की मेगा कोर्स लॉन्च हो चुकी है 2026 की, जहां हम आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस ऑल्सो आरआरबी की भी तैयारी हम करा रहे हैं। ठीक है, पीओ एंड क्लर्क दोनों की ही, साथ ही में इंश्योरेंस सेक्टर की भी हम तैयारी करा रहे हैं। एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं उन सभी का। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट हमारा कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर। ठीक है, एंड ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जाएंगे। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए इतना ही। आज की क्लासेस यहीं तक ही है, एंड फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये पजल का एक पार्ट था, हम और पजल लेके आएंगे और पार्ट करेंगे। एंड आज के लिए यही पार्ट रहेगा, यही फर्स्ट पार्ट है। एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और भी लेके आएंगे और ज़्यादा पजल हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।